So this would be the fourth part of capital budgeting chapter. कैपिटल रैशनिंग का हमारा कंसेप्ट पेंडिंग है अभी, क्योंकि मैंने कल आपको 20 इलस्ट्रेशन करा दिए थे एंड कुछ होमवर्क हो गए, वो आपने किए हो गए ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ. कुछ क्वेरी है तो ग्रुप में डाल देना, वो मैं डिस्कस कर लूँगी. एंड अभी हम शुरुआत करते हैं कैपिटल रैशनिंग टॉपिक से. तो कैपिटल रैशनिंग एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको क्या समझना है मेनली. कैपिटल रैशनिंग एज द नेम इंडिकेट क्या बोलता है वो कि हमारे पास जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है एंड हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट के हमारे पास अल्टरनेटिव्स है, बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, बट हमारे पास जितना कैपिटल अवेलेबल है उसमें से हमें वो कैपिटल जो बहुत सारे प्रोजेक्ट है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट कौन सा है उसके अंदर ऐसे वो वहाँ कैपिटल लगाना है. मतलब फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल है, हाथ में आपके पास कैपिटल इतना है एंड आपके पास समझो यहाँ एक प्रोजेक्ट है, ए प्रोजेक्ट 1 2 3 4 4 प्रोजेक्ट मैं ले रही हूँ एंड यहाँ लगने वाली कॉस्ट भी लिख देती हूँ मैं एंड यहाँ बेनिफिट जो होगा वो भी मैं लिख देती हूँ. तो समझो सपोज यहाँ मेरे लगने वाले 30,000, यहाँ मेरे लगने वाले 40,000, यहाँ समझ लो 50, यहाँ लगने वाले 60. ये हमारे समझो ये कॉस्ट है, इस प्रोजेक्ट के अंदर लगने वाली कॉस्ट है. एंड अगर आप इस कॉस्ट का टोटल करोगे तो विच इज़ आई थिंक इट मे बी 1,80,000. बट इसके अंदर कॉस्ट इतने लगने वाली है और हमारे पास कितना कैपिटल है, सिर्फ हमारे पास 1 लाख कैपिटल है. मतलब ये 4 प्रोजेक्ट आपके पास अवेलेबल है एंड समझ लो आपको बेनिफिट हो रहा है पहले प्रोजेक्ट के अंदर 40,000 रुपीज़ का, सेकेंड प्रोजेक्ट के अंदर आपको बेनिफिट हो रहा है समझ लो 50,000 रुपीज़ का, थर्ड में आपको बेनिफिट हो रहा है 60 एंड इसमें हो रहा है समझो 10,000 का बेनिफिट. सो इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन में डेटा दिया होगा और आपको अब इस 1 लाख को कुछ इस तरीके से यूटिलाइज करना होगा कि मतलब जहां आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा मिले एंड कॉस्ट आपकी कम हो. मतलब ऐसा आपको एक अच्छा ऐसा मीन्स ढूंढना है. तो इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो, या तो आप प्रोजेक्ट 1 2 एंड 3 में इन्वेस्ट करोगे या फिर आपने 1 और 4th में इन्वेस्ट किया. तो इसके अंदर आपको जिस ऑप्शन के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखे आपको वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है. बट आपका लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा यहाँ कि आपके पास कैपिटल जो होगा वो 1 लाख ही रहने वाला है. आपके पास कॉस्ट आपकी प्रोजेक्ट की ज़्यादा कॉस्ट होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना कैपिटल ऑप्टिमम मैनर के अंदर यूटिलाइज करना होगा ताकि अच्छे से अच्छा बेनिफिट कंपनी को मिले. एंड आपको जो प्रोजेक्ट के ऑप्शंस मिलेंगे वहाँ आपको प्रोजेक्ट की रैंकिंग करनी होगी कि इस प्रोजेक्ट के अंदर ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो इसके ऊपर मैं पहले ज़्यादा पैसा लगा दूंगा, फिर उसके बाद जो सेकेंड रैंकिंग होगी उसके अंदर हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे. तो इस तरीके से रैंकिंग के थ्रू ये कैपिटल रैशनिंग हम करने वाले हैं. सो इतना इंट्रोडक्शन होने के बाद थोड़ी सी थियोरी पढ़ लेते हैं. मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है वो इतना देख लेते हैं एंड बाकी के एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट है. सो आई होप सो आप खुद भी ये कवर कर लोगे बिकॉज थियोरी भी पढ़ाऊंगी तो यार इतना टाइम नहीं है अभी. assumptions नहीं, डेफिनेशन देखते हैं. कैपिटल रैशनिंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोजेक्ट. मतलब कि कॉस्ट के ऊपर समझो मैंने कैपिटल के ऊपर मैंने रेस्ट्रिक्शन रखा था दैट कैन बी अंडरटेकन बाय द कंपनी और कैपिटल दैट कैन बी इन्वेस्टेड बाय द कंपनी. This aims in choosing only most profitable investment for the capital investment decision. This can be accomplished by putting restrictive limit on budget or selecting a higher cost of capital as the hurdle rate for all the project under consideration. Capital rationing can be hard or soft. तो मतलब कि कैपिटल राशनिंग के अंदर बेसिकली रैंकिंग दोगे आप, आपको जो जहाँ जिस रैंकिंग के अंदर ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है आप उस प्रोजेक्ट को चूज़ करने वाले हो. और ये आपकी एक मतलब बजट, कैपिटल बजटिंग मतलब अपने एक्सपेंडिचर को बजट मतलब कि प्लान करने के लिए आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो. एंड अजम्पशंस जो होंगे वो इतने मतलब क्या है, चलो पढ़ ही लेते हैं. द प्राइमरी assumption of capital rationing is that there are restriction on capital expenditure by way of all the internal financing or by investment budget restrictions. Firm do not have unlimited funds
अवेलेबल टू इन्वेस्ट इन ऑल द प्रोजेक्ट, मतलब यहाँ आपकी जो आपके पास जो फंड्स है वो इतने नहीं है कि आप सारे के सारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर सको। आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल है और उसको आपको ऑप्टिमम मैनर के अंदर यूटिलाइज करना है। इसी का मतलब होता है कैपिटल रैशनिंग। और वही अजम्पशन के साथ चलते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। इट ऑल्सो अज्यूम दैट द कैपिटल रैशनिंग कैन कम आउट विद द ऑप्टिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द कंपनी, वेदर बाय नॉर्मल ट्रायल और एरर प्रोसेस और बाय इम्प्लीमेंटिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स लाइक इंटीजर, लीनियर और गोल प्रोग्रामिंग। मतलब आपका पर्पस यही है लास्ट में कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट देने वाला ही प्रोजेक्ट चूज करना है बहुत सारे ऑप्शंस में से। तो इसी के साथ अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करने लायक इतने हैं नहीं, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, क्योंकि एग्जाम के अंदर कोई वो 5 मार्क की शॉर्ट नोट्स वगैरह आई तो उसके अंदर हो सकता है। बाकी हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। So PQR Limited, illustration number 21, पेज नंबर कितना है 67, एंड ग्रुप के अंदर मैं शेयर कर दूंगी PDF, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना और अपनी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन मैच कर लेना। सो PQR Limited हैज़ एन कैपिटल बजट ऑफ 20 lakh फॉर द ईयर एंड इट हैज़ बिफोर इट फॉलोइंग 6 प्रपोजल फॉर विच नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड एज अंडर। तो मतलब क्या है कि आपके पास लिमिटिंग फैक्टर आ चुका है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 20 लाख है एंड आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो 6th प्रोजेक्ट है, नेमली ABCDEF। अब उसमें से अगर आप टोटल करते हो, टोटल आउटले मतलब आपका इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो इसका टोटल करके देखते हैं 14 लाख प्लस 5,000, सॉरी 14 लाख प्लस 5 लाख मतलब 19, 29 और फिर 33 के बाद 44 प्लस 59,000 का आउटले है हमारे पास, मतलब 59,000 की रिक्वायरमेंट है। बट कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, कंपनी के पास सिर्फ और सिर्फ 20,000 है। इसका टोटल आपको 59 लाख आया है। कंपनी के पास कितना है कैपिटल बजट, सिर्फ 20 लाख है। मतलब कि इस 20 लाख को ऑप्टिमम मैनर के अंदर यूटिलाइज करना ताकि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। अब क्या करोगे, ये जो आपको IRR दिया है इससे हम क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग करेंगे, नहीं डिस्काउंटिंग नहीं, इससे हमें प्रपोजल को चूज करना होगा। एंड दूसरा विच इज़ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कैपिटल राशनिंग इज दैट कि यहाँ आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला ही यूज़ करना होगा। जहाँ आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज़्यादा आया वो प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला जो होगा वो हम आगे देख लेंगे। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट आर इनडिविजिबल एंड प्रोजेक्ट आर डिविजिबल, इस तरीके से आपको निकालनी है कैपिटल रैशनिंग की, मतलब जो कंक्लूजन है वो। तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्सपेंडिचर कितना है। बेसिकली आपको कितना एक्सपेंडिचर, वो सारे प्रपोजल्स मतलब जो भी प्रपोजल्स आए उसके अंदर कितना पैसा लगने वाला है, तो सबसे पहले वो हमने ये यहाँ का मतलब मैं हाईलाइट करके बताती हूँ, ये वाला पार्ट यहाँ लिखा है, मतलब हमें इतनी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है और ये हमारे बेनिफिट जो है वो ये मतलब इतनी सारी कॉस्ट अगर हम इनकर करते हैं तो उसके ऊपर हमें इतना बेनिफिट मिलने वाला है, उस बेनिफिट को भी हमने यहाँ लिख दिया। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपको टोटल एंड नेट इनफ्लो निकालना होगा। कैसे निकालोगे, तो यहाँ से लिखती हूँ, आउटले प्लस NPV इज इक्वल टू इनफ्लो। तो आपको मिलेगा यहाँ 20,000 कैसा है पता है ना, 14 लाख प्लस 6,000, सॉरी 6 लाख, 5 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख प्लस 3 लाख 20,000। तो ऐसे करते करते ये कर लेना इतना। फिर आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। अब वो कैसे निकालोगे आप, वो करना होगा आपको यहाँ कि आपको जो इनफ्लो आया है, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला याद करो, पिछले सेशन में ही कराया था। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। तो मतलब 20 लाख, ये कैसे आया होगा, 20 लाख डिवाइडेड बाय करो 14 लाख, तो आंसर ये मिलेगा। देयर आफ्टर यू नीड टू कैलकुलेट ये वाली फिगर भी ऐसे ही आएगी, 8,20,000 डिवाइडेड बाय आउटफ्लो कितना होता है इनिशियल कॉस्ट में,
इस तरीके से आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हर प्रोजेक्ट की निकालोगे। फिर आपको रैंकिंग देनी है। यहाँ रैंकिंग इन अ सेंस मैंने आपको बोला था कि जैसे देखो इस लास्ट वाला जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमें नेगेटिव एनपीवी मिल रही है। ये प्रोजेक्ट के अंदर 15,000 की कॉस्ट तो इनकर्ड करना ही है, बट इसके साथ ये बेनिफिट भी बहुत कम दे रहा है, मतलब बेनिफिट देगा ही नहीं है, नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है, मतलब प्रॉफिट नहीं, यहाँ लॉस हो रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को तो हमें चूज़ ही नहीं करना, तो ये तो पहले ही इसका ऑप्शन तो निकल जाता है, बिकॉज इट गिव्स नेगेटिव एनपीवी, हैंस कंपनी शुड नॉट रिफर प्रोजेक्ट एफ। सो अब कंपनी को रैंकिंग करनी है इन सब के अंदर। इन सब में सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है भाई ये वाला प्रोजेक्ट 1.818, इट गिव्स highest profitability index and hence company should choose this project first। फिर इसके बाद सेकेंड रैंकिंग आएगी 1.640, thereafter 1.5, उसके बाद आता है 1.428 एंड thereafter लास्ट विच इज 1.400। तो इसके साथ ये रैंकिंग 5 प्रोजेक्ट की हो चुकी है। एंड अब IRR मेथड के अंदर अगर हम देखते हैं तो IRR मेथड का भी कंक्लूजन यही होता है कि सबसे ज़्यादा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जिसके ऊपर होगी वो उस प्रोजेक्ट को हम फर्स्ट रैंक देंगे। ये इसको हम फर्स्ट रैंक में इसको फर्स्ट दिया, फिर इसको सेकंड, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर, मतलब कि IRR का यही कंक्लूजन होता है कि मतलब जितना IRR की रेट ज़्यादा उतना बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट को चूज़ करना चाहिए। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड IRR दोनों के अंदर कुछ मतलब अलग अलग आंसर्स होंगे, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है। तो जो पूछा है वो हमने कर दिया है, हमको सिर्फ और सिर्फ बोला था कि हमको एज पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रैंकिंग करनी है एंड IRR मेथड रैंकिंग करनी है। सो नाउ जो मैंने कंक्लूजन देखा वही है कि प्रोजेक्ट एफ जो है वो नेगेटिव एनपीवी दे रहा, तो हमें वो लेना नहीं है। एंड फर्म के पास अब 5 प्रपोजल्स है अब प्रोजेक्ट के, उसमें से फर्म को रैंकिंग वाइज इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो इसी के साथ ये सम खत्म होता है। सम नंबर 22 देख लेते हैं। गामा लिमिटेड इज कंसिडरिंग 5 कैपिटल प्रोजेक्ट फॉर द ईयर एंडेड 2012 and 13। कंपनी इज फाइनेंस्ड बाय इक्विटी एंटायरली एंड इट्स टोटल कैपिटल cost of capital is 12%। discounting factor दिया। expected cash flow of projects are as follow। year and cash flow it is given in question। अब बोला है कि फिगर्स इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट कैश आउटफ्लो, मतलब जो भी सारी आपको नेगेटिव फिगर्स दिख रही है ब्रैकेट के अंदर, इसका मतलब है ये यहाँ से हमारा कैश जो बिजनेस के बाहर जाने वाला है। आउटले का मतलब ही तो होता है कॉस्ट इनकर्ड होने वाली है कंपनी को। अब देखते ऑल प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी रिड्यूस इफ नेसेसरी इन रिलेशन टू अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। नन ऑफ द प्रोजेक्ट आर delayed or undertaken more than once। Calculate which project Gamma Limited should undertake if capital available for investment is limited to 1,10,000। मतलब लिमिटिंग फैक्टर आपको दे दिया कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1,10,000 रुपीज़ है। अब उसको आपको ऑप्टिमम मैनर के अंदर यूटिलाइज करना है विथ नो इंटीमेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स, सॉरी विथ नो लिमिटेशन इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। फॉर योर एनालिसिस यूज फॉलोइंग प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। मतलब आपको 2012, 13, 14 का एंड 15 का डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे दिया। अब क्या करना है, बेसिकली आपको करना क्या है, सबसे पहले ये फॉर्मेटिंग जो है इस तरीके से सेम बना लेना आप भी, एंड बाद में लिखना है सबसे पहले 2012 का आउटफ्लो क्या है। 2012 का आउटफ्लो आपको यहाँ दिख रहा होगा माइनस में सारा, वो यहाँ लिख दो। 13 का जो है, पर 13 के अंदर क्या किया है पता है, उन्होंने 13 के अंदर यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे लिख लेना। कुछ स्टेप्स है जो बुक ने हाइड करके दिखाया है, मतलब ये आपको इतना इंटरप्रिटेशन करना, ऐसे बुक का ऑथर का एक्सपेक्टेशन है कि आप समझ जाओगे कि यहाँ ये फिगर्स कैसे है, बट इसका एक्सप्लेनेशन देना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा नहीं कर, मतलब जिसकी एबिलिटी नहीं है इतनी कि वो खुद इंटरप्रेट कर सके, उसको तो ये कन्फ्यूजन ही रहने वाला। देखो ये जो 70,000 ये डायरेक्टली यहाँ से जस्ट ऐसे गो थ्रू नहीं किया है, इसको ना 70-40 ये जो फिगर्स है इनको ना यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया है, तभी हमको ये आंसर मिला। इसी वजह से ये जो 13 का डेटा है इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, डिस्काउंटिंग करो, तो आपको ये फिगर्स मिलेगी। 14 का भी सेम, 15 का भी सेम, उसको अपने
इस फैक्टर्स से मल्टीप्लाई करो, रिस्पेक्टिव ईयर्स के फैक्टर से, तब आपको आंसर मिलेगा। अब तक तो मतलब यहाँ तक तो हमारा सब कुछ क्लियर है। अब आते हैं हमारे एनपीवी के अंदर। एनपीवी कैसे कैलकुलेट होता है कि भाई ये जो नेगेटिव फिगर्स को पॉजिटिव फिगर के साथ सेट ऑफ करके जो आपका आंसर आता है उसको हम बोलते हैं एनपीवी। तो देखो -70 तो हमारा पहले ही 70 नेगेटिव में है, तो उसको माइनस कर दो। तो कैलकुलेटर के ऊपर प्रेस करो 70, फिर प्लस माइनस का बटन है उसको ऊपर एक बार प्रेस करो तो 70 माइनस में आ चुका है। अब प्लस कर दो आपके इसके अंदर 31.15 प्लस 28 प्लस 14.20, तो आपको आंसर पॉजिटिव एनपीवी मिल जाएगी 3.35। In the same way, you need to calculate for remaining 4 options, 4 plans. तो उसी के साथ हमारी एनपीवी यहाँ मिल जाएगी सेम वे। जहाँ नेगेटिव है वहाँ नेगेटिव को मतलब उस तरीके से आप ऐड कर देना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएगा, बट बाद में इसको एक साथ लेस करना होगा पॉजिटिव एनपीवीज के साथ, और इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। बट अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने की बारी आती है। अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को निकालने के लिए आप क्या करोगे, आपको बेसिकली करना है यहाँ कि ये जो 3 प्रोजेक्ट है, सॉरी मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो 3 प्रोजेक्ट है, ये 3 प्रोजेक्ट इसका टोटल करोगे। तो इसका मैंने टोटल किया तो मेरा आंसर है 13.15 प्लस 28 प्लस 14.20, तो हमें 73.35 आ रहा है। 73.35 मेरा आंसर आ रहा है। तो इसको डिवाइड करोगे आप 70 से, विच इज़ आउटफ्लो। ये हमारा समझ ही लो ना, आउटफ्लो ही है। तो इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.04785 एंड मतलब आगे आगे चलता जाएगा। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 3 डेसिमल्स तक, तो 1.048 आ रहा है। सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर रिमेनिंग फिगर्स। तो दूसरा मैं एक और कैलकुलेट करती हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले इन तीनों को। सेकंड का कैलकुलेशन देखने लायक है थोड़ा, अगर ध्यान से नहीं किया तो कन्फ्यूजन होने ही वाला है। देखो यहाँ आपके पास ये नेगेटिव फिगर है, ये वाली फिगर जो है वो नेगेटिव है। तो अब ऐसा नहीं करना है कि जस्ट आपको 2 का ही कैलकुलेशन लेना है कि नेगेटिव फिगर्स नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो फिगर है इसको नेगेटिव लेना है, इन तीनों का टोटल करोगे तब। तो बेसिकली क्या करना है, क्या है, सबसे पहले कैलकुलेटर पे प्रेस करो 26.70 प्लस माइनस प्रेस कर दो ताकि ये माइनस में आ जाए, प्लस इसमें 36 ऐड करो, प्लस 39.05 ऐड कर दो, तो आंसर आएगा 48.35। डिवाइड करो उसको 40 से, ये इससे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा आपको कितना है। मेरा आंसर आया है यहाँ, एक मिनट, हाँ यस, तो मेरा आंसर आया है यहाँ 1.1245। राउंड ऑफ 3 डेसिमल्स तक करते हैं तो इसको कर देंगे 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं, सॉरी मेरा आंसर कुछ अलग है, मैंने कुछ गलत लिखा है। यहाँ का मेरा आंसर आया है 1.2245। 3 डेसिमल्स तक हम राउंड ऑफ करते हैं तो 1.225 लिख दो, ऐसा ही आ रहा है। बट यहाँ इनका थोड़ा कुछ राउंड ऑफ डिफरेंस हो सकता है। सॉरी एक गड़बड़ हुई है मुझसे, मैं रेक्टिफाई करती हूँ अभी। और फिर से फटाफट मैं पूरा का पूरा सम एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको कि एक्चुअली आपके पास क्या है कि यहाँ का इतना कैलकुलेशन सब कुछ बरोबर है, मतलब इतना कैलकुलेशन तो सब कुछ हमारा राइट है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने में मैंने गलती की जो वो मैं रेक्टिफाई करती हूँ। सबसे पहले फिर से हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने वाले हैं। देखो 70,000 हमारा ये क्या है, माइनस में, और हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि जो फिगर्स माइनस मतलब ऐसे ब्रैकेट में दिए वो हमारी क्या है, आउटफ्लो। एंड जो फिगर्स पॉजिटिव में हो गई वो होगी इनफ्लो,
और हमारा फॉर्मूला क्या है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने का, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो। तो अब देखो जो जो फिगर्स आपकी पॉजिटिव है उसको आप डिनोमिनेटर में ले लोगे, एंड जो फिगर्स न्यूमरेटर में लोगे, इनफ्लो की सारी पॉजिटिव फिगर्स को आप न्यूमरेटर में ले लोगे, पॉजिटिव फिगर्स, एंड आउटफ्लो जो कि आपको डिनोमिनेटर में लेना होगा। तो इसका एग्जाम्पल नहीं, या जो क्वेश्चन है वही देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ आपका टोटल होगा, इन सब को टोटल करो सबसे पहले, इन 3 फिगर्स को टोटल करो। कौन सी 3 फिगर्स? इन 3 फिगर्स को टोटल करो, 31, 15 प्लस 28 प्लस 14, 20 कितना है 73.35। इसको डिवाइड कर दो आउटफ्लो विच इज 70, आंसर आएगा ये 0.478, राउंड ऑफ करोगे 3 डेसिमल 1.048। सेम वे अब करोगे सबसे पहले 36 प्लस 3905, मतलब कि मैं ये फिगर्स की बातें कर रही हूँ सेकेंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ढूंढने के लिए। तो इन दो को प्लस कर दो तो आएगा 75.05। अब इसको इसको हम लिख लेते हैं क्या, इन दोनों का कैलकुलेशन जो मैंने किया है उसका फिगर लिख देते हैं। इन दोनों की टोटल कितना है 75.05। अब करो इन दोनों का टोटल कितना, ये नेगेटिव फिगर से इनका, तो 40 प्लस 26.70 कितना है 66.7। अब 66.7 इन दोनों को ऐसे सॉल्व कर लो, 75.05 डिवाइडेड बाय 66.7, आंसर आएगा आपका परफेक्टली 1.125 एंड 18 है। तो मतलब 3 डेसिमल्स तक ही हम कंटिन्यू कर दे तो 1.125। ऐसे सेम ये तीनों का आप कैलकुलेट करोगे एंड फिर आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मिल जाएगा, एंड उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग करनी है लास्ट में। रैंकिंग वाला पार्ट तो सबसे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन हो चुका है। तो आपको सबसे पहले रैंक किसको देनी है, तो ये प्रोजेक्ट ई मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रहा है। फिर सेकेंड नंबर पे मैं रैंकिंग दूंगी इन दोनों प्रोजेक्ट को 1.5 जो है वो, एंड देयर आफ्टर देखो अब एक ऑब्जर्वेशन ये आपको हुआ होगा कि देखो अगर दोनों प्रोजेक्ट मुझे दो प्रोजेक्ट है तो दोनों मुझे एक जैसे रिटर्न्स दे रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट नंबर बी एंड प्रोजेक्ट नंबर डी दोनों एक जैसे रिटर्न्स दे रहे हैं। तो इन दैट केस आप किसी एक को चूज़ करोगे। सपोज मैंने चूज़ किया है प्रोजेक्ट डी, तो थर्ड नंबर पे मेरा कैलकुलेशन आएगा 1.125 के बाद कौन सा है, तो 1.098। तो मैं इसको फर्स्ट अगर सेकंड रैंक देती हूँ तो मैं इसको फिर थर्ड दे दूँगी। देर आफ्टर फोर्थ रैंक चलो भाई इसको दे ही देते हैं बी को, एंड लास्ट में फिफ्थ रैंक में दूंगी सबसे कम वाले को। इस तरीके से आपको पूरी की पूरी रैंकिंग अलॉट करनी है। एंड इसी के साथ ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कंक्लूजन देना है कि आपको ये 5 प्रोजेक्ट इस तरीके से आपको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए इसके अंदर। अब सिलेक्ट करना है, जैसे कि हमारे पास 1,10,000 की कॉस्ट की लिमिटिंग फैक्टर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आप प्रोजेक्ट ई को पहले चूज़ करोगे, एंड प्रोजेक्ट ई के अंदर कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है 60,000। तो 1,10,000 में से 60,000 तो हमारे अब प्रोजेक्ट ई के अंदर लगने वाले। सेकेंड रैंकिंग हमने किसको दी है, कौन से प्रोजेक्ट को दी है, तो यहाँ हमने दिया है सेकेंड इंपॉर्टेंट हमने प्रोजेक्ट डी को दी है। तो प्रोजेक्ट डी की कितनी कॉस्ट है, प्रोजेक्ट डी में तो कोई कॉस्ट ही नहीं दिख रही है, तो वहाँ कॉस्ट नहीं लेंगे। फिर अब प्रोजेक्ट बी के ऊपर आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट बी भी तो सेम रिटर्न दे रहा है ना, तो वहाँ कुछ कॉस्ट लगने वाली है। तो उसमें कितनी 40,000 कॉस्ट लगेगी, तो मैं इसमें से और 40,000 लेस कर देती हूँ। अब मेरे पास 10,000 रुपये बचे हैं, मैं कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर लगाना चाहूँगी तो लगा सकती हूँ। तो अब आता है मेरी प्रोजेक्ट सी की बारी। तो प्रोजेक्ट सी की बारी जो है, अब 10,000 ही बचे हैं, तो उसके अंदर आप 10,000 ही यूटिलाइज कर पाओगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी रैंकिंग होने वाली है।
इसी के साथ ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म होता है, सॉरी ये सम ख़त्म होता है। इसके अंदर ये लास्ट वाला एक देखते हैं, रैंकिंग ऑफ प्रोजेक्ट डी एक्सक्लूडिंग विच इज़ टू स्टार्ट इन 2023 व्हेन देयर इज़ नो लिमिटेशन ऑन कैपिटल अवेलेबिलिटी। मतलब यहाँ कोई आपकी कैपिटल की मतलब कोई लिमिटेशन नहीं थी, तो इसकी वजह से आपकी रैंकिंग जो है वो 1-2 मतलब ई को पहले, बाद में बी को, फिर सी को एंड फिर ए को। मतलब डी के अंदर कोई कैपिटल की ऐसी कोई कैपिटल कंस्ट्रेंट नहीं है, तो इसकी वजह से उसके अंदर हम कितना भी पैसा लगा सकते हैं, उसको हमने अवॉइड किया है और इसकी जगह हमने बी को रखा है, क्योंकि बी के अंदर कुछ ना कुछ कॉस्ट लग रही थी। एंड देन आफ्टर वी हैव टेकन सी के लिए जो मनी था वो, एंड लास्ट में ए के लिए। अब ये वर्किंग नोट जो है वो आपको कैश फ्लो को मतलब कैलकुलेशन करके बताया है, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एंड इसी के साथ ये सम ख़त्म होता है। अब एक ये वाला सम देख लेते हैं, कौन सा, इलस्ट्रेशन नंबर 23 बहुत ही ईजी है। मैंने आपको जैसे बताया था कि कैपिटल बजटिंग के अंदर आपको बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होंगे। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इन सब में से ना अच्छा कॉम्बिनेशन लेना है। ए एंड सी का समझो मैंने लिया, फिर ए एंड डी का, जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा, जो सबसे ज़्यादा हमें प्रोजेक्ट के अंदर रिटर्न कमा के दे रहा है, वो प्रोजेक्ट हमें चूज़ करना है। तो यहाँ डिज़ायरेबल फिजिबल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट कंसिस्ट ऑफ बी डी आर गिविंग हाइएस्ट हाइएस्ट एनपीवी एंड हेंस इट शुड बी चोजन। इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है उसका कॉम्बिनेशन लेके आपको करना होगा। सो यहाँ जैसे कि बोला है, ये वाला जो प्रपोजल है वो सबसे ज़्यादा दे रहा है हमें कॉम्बिनेशन अच्छा, तो इसकी वजह से हमें इसको सबसे हाईएस्ट प्रेफरेंस देना चाहिए। कैलकुलेट कर लेना इतना खुद। एंड अब हमारा नया टॉपिक आता है जिसको हम बोलते हैं रिस्क इवैल्यूएशन इन कैपिटल बजटिंग। Total risk of company can be broken into business risk and financial risk. The company's business risk is determined by how it invests its funds, that the type of project which undertaken by the company, while financial risk determined by how it finances this investment. मतलब कि बिजनेस रिस्क के अंदर ये होता है कि भाई कंपनी किस तरीके से इन्वेस्ट कर रही है, एंड फाइनेंशियल रिस्क ये बोलता है कि भाई इस जो भी फाइनेंस मिला अब उसको किस तरीके से हम मैनेज किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को अच्छे वे के अंदर मनी यूटिलाइज करेंगे। The company's competitive position and the industry in which it operates, the company's market share and the rate of growth of market and stages of maturity all influences businesses. Financial risk, on the other hand, primarily influenced by the level of financial gearing, interest cover, and leverage, as well as cash flow adequacy. In the modern day scenario, almost every business operates in an environment which is not within the control. Business is exposed to many dangers, both internal as well as external. It suffers risk from points such as its product, competitors, properties, employees, and even if its customers. Some of these risks are general, whereas most of others are connected with or affect finances of the enterprise. The risk means possibility of a future loss which can be foreseen, and risks as such, financial or otherwise, can be well predicted. Usually in a business accounting, also suitable provisions are made for all such risk, and for most of them this is done by forecasting possibilities of such risk on the basis of their past occurrence and the future estimated trends. An example of this is the provision for doubtful bad debts made while determining its current year profit. मतलब आप जैसे अकाउंट्स के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस रखते हो, फॉर एग्जांपल रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। आपको ऐसे लग रहा है कि पास्ट के अंदर भी मुझे 5% डेटर्स तो हर साल हो रहे थे, तो मैं नेक्स्ट ईयर भी उसी के अकॉर्डिंगली मैं प्रोविजन करके रखती हूँ। तो वैसा ही सेम बिजनेस हम फाइनेंशियल रिस्क के अंदर भी ऐसे प्रोडक्टिविटी लगाते हैं, और उस तरीके से हम प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करना है कि नहीं, कितना वो रिटर्न देने वाला है, ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। तो उस प्रिडिक्शन के साथ साथ हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। जिसके अंदर प्रिडिक्शन ज़्यादा अच्छा होगा तो वहाँ रिस्क कम होगा, बट प्रिडिक्शन आपने कुछ रॉन्ग कर लिया तो रिस्क भी वहाँ ज़्यादा हो जाएगा। ना कंसिडरेशन फॉर द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा थ्योरी है, इतना नहीं पढ़ूंगी, फटाफट तो क्वेश्चन पे ही आ जाता है, क्योंकि वही तो हमें देखना है मेन। एक ये रिस्क मैनेजमेंट की डेफिनेशन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजीज टू मैनेज दोस रिस्क। क्या हो गया? हाँ, ओके। Risk management is a systematic approach in which identifying, analyzing, and controlling the areas or the events with the potential for causing unwanted change. It is through risk management, risk to any
Specific program are assessed and systematically managed to reduce the risk to an acceptable level. The risk management is an act and practice of controlling risk. It includes planning, assessing risk areas, and developing risk handling process. Options, monitoring risk to determine how risk have changed, and documenting the overall risk management program. मतलब आपको बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट के अंदर किस तरीके से आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हो, इसके लिए अच्छी प्लानिंग एंड अच्छा एक मतलब बोल सकते हो कि एक प्लान डेवलप करो जिसकी वजह से आप रिस्क को कम कर पाओ. अब ऑब्जेक्टिव वन ये सब फालतू है, इतना टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो कुछ नहीं, सम के ऊपर ध्यान देंगे. सो रिस्क एनालिसिस के अंदर तो अभी थ्योरी दी है पूरी. ERM मतलब कि एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो इस वे में आपको बहुत सारी थ्योरी दी है, वो आप पढ़ लेना. थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन अगर आपको सम के कंसेप्ट आ रहे हैं तो धीरे धीरे थ्योरी भी समझेगी. तो थियोरेटिकल पार्ट तो आपको कवर करना है खुद से. प्रोबेबिलिटी एनालिसिस हम देख लेते हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट नहीं इन अ सेंस इम्पॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हम बोलते हैं कि मतलब हमारे जो लेवल होगा इतना हमारा जो लेवल है अभी कैचअप करने का, तो ये प्रोबेबिलिटी एनालिसिस सबसे ईजीएस्ट टॉपिक है. कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऐसे हार्ड कोर कैलकुलेशन नहीं है. सिंपल जो इन्फॉर्मेशन दी है उतने में से ही कैलकुलेशन करना है. सो प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का कंसेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपको फ्यूचर में होने वाले बेनिफिट की आप आज से प्रोडिक्शन लगा रहे हो, उस प्रोडिक्शन को आप अपने कॉस्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको कितना बेनिफिट होगा वो आपको निकल के आ जाएगा. सो थ्योरी जो है वो मैं कवर नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली सम पे ही आ जाती हूँ. सम नंबर 24, वेरी ईजीएस्ट सम. So Pranav Limited makes and sell a single product which has unit variable cost of ₹8, fixed cost जिसकी है 1 lakh rupees per annum. The company sales क्या है, sorry, the company's management are having sales price review and have reduced choice to price ₹11 or ₹12 per unit. The volume of sales at each of these prices has been estimated as a probability distribution as follow. मतलब कंपनी जो प्रणव लिमिटेड है वो सिंगल प्रोडक्ट बना रही है और बेच रही है, और जिसका और उसको यहाँ वेरिएबल कॉस्ट जो है वो ₹8 इनकर्ड हो रही है, और उसका ऐसा मतलब प्रपोजल है कि उसको फ्यूचर के अंदर अपनी इनकम जो है वो मतलब अपनी जो सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस मतलब वो सेलिंग प्राइस या तो ₹11 रखना चाहेगी या फिर वो ₹12 पर यूनिट रखना चाहेगी. अब आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा बेटर रहेगा. तो बेसिक सेंस में अगर हम लॉजिक लगाए तो हमको ऐसा लगेगा कि भैया ₹12 रखो ताकि आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल जाएगा. ₹4 का मार्जिन मिलेगा. कैसे, 12 - 8 करोगे तो आपको यहाँ ₹4 कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, एंड यहाँ क्या ₹11, मतलब 11 - 8 करोगे तो यहाँ ₹3 का कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है. तो कॉन्ट्रीब्यूशन जहाँ ज़्यादा वहाँ हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट करना चाहेंगे, वो सेलिंग प्राइस में रखनी चाहिए. बट फिक्स कॉस्ट भी तो है, उसको भी तो कंसिडर करना होगा. तो इस तरीके से डायरेक्टली इंटरप्रिटेशन नहीं निकलेगा, सारी की सारी कॉस्ट को कंसिडर करके फिर प्रॉफिट के ऊपर हम कंक्लूजन देंगे. सबसे पहले आपको ना डिस्काउंटेड कैश फ्लो मतलब एस्टिमेटेड कैश फ्लो निकालना होगा. मतलब अब क्या करोगे, सेल्स यूनिट्स जो है उसको पहले प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको यहाँ अपनी जो जितना आप प्रोबेबिलिटी है यूनिट्स को सेल करने की वो आप निकाल दोगे. कैसे, 30 × 0.1 निकालोगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा. कैसे किया है, 30,000 यूनिट × 0.1 तो ये मिलेगा. 40,000 × 0.2 करोगे तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा कैलकुलेशन आप करोगे. सेम वे यू नीड टू कैलकुलेट फॉर दिस एज वेल. राइट, फिर इन सब का टोटल कर दो तो आपको एस्टिमेटेड वैल्यू मिल जाएगी. EY का मतलब है एस्टिमेटेड वैल्यू. जहाँ एस्टिमेशन ज़्यादा दिख रहा है, मतलब कि यहाँ आपके यूनिट्स इतने यूनिट्स आपको अंदाज़ा है कि आपके इतने यूनिट्स बिकेंगे, एंड यहाँ आपको एस्टिमेशन है हमारे 34,500 यूनिट से बिकने वाले. अब देखो, जैसे कि आपकी सेल प्राइस आपकी बड़ी है, वैसे आपकी सेल्स वॉल्यूम की
क्वांटिटीज़ जो होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि अब लोग कम खरीदेंगे। ऐसा क्वेश्चन खुद इंटरप्रेट कर रहे हैं। यहाँ देखो ना, आपका सेल्स वॉल्यूम ज़्यादा है क्योंकि प्राइस आपकी 11 रुपीज़ है, बट यहाँ आपकी जब सेल्स वॉल्यूम 12 मतलब सेल्स सेलिंग प्राइस 12 रुपीज़ हो गई तो यहाँ आपका सेल्स थोड़ा कम होते जा रहा है, ऐसे क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा है। तो हमारा इंटरप्रिटेशन भी कुछ इस तरीके से ही हमने किया है। देर आफ्टर आपको लेनी है ये जो मुझे 50,000 यूनिट्स एंड 34,000 यूनिट्स मिली है, उसको कंट्रीब्यूशन से आप मल्टीप्लाई करोगे। कंट्रीब्यूशन मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था कैसे, एक में आपने 11 कॉस्ट रखी और उसके अंदर आपकी वेरिएबल कॉस्ट ₹8 है, तो आपको कंट्रीब्यूशन ₹3 मिला फॉर दिस प्रपोजल। एंड इसके अंदर आपको कंट्रीब्यूशन मिला था 12 - 8 विच इज़ 4। तो उसको मल्टीप्लाई कर दो रिस्पेक्टिव यूनिट से, तो यहाँ आप 50,000 इंटू 3 करोगे तो 1,50,050 एंड देर आफ्टर 34,500 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,38,000 इतना मिला। अब आपकी फिक्स कॉस्ट है उसको भी तो लेस करोगे तभी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आपको मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट पता होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम करते हैं यहाँ सेल्स, फिर आता है हमारा, अब सेल्स में से माइनस करोगे वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, देयर आफ्टर less fixed cost, and thereafter you will get profit। इस प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर ही कंक्लूजन देना है क्योंकि फिक्स कॉस्ट को कंसिडर करना भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आपको पता चलेगा कि जब ₹11 हमने रखी थी सेलिंग प्राइस तब हमको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, जब हमने सेलिंग प्राइस बढ़ा दी ₹12 तब आपको प्रॉफिट कम हो रहा है। देयरफॉर हमें सेलिंग प्राइस 11 रुपीज़ ही रखनी है, 12 रुपीज़ नहीं रखनी है। एंड इस तरीके से आप अपनी बुक्स के अंदर मार्किंग करो। ये सारी जो मार्किंग मैं कर रही हूँ अभी, तो ये मार्किंग आपको भी करना इतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने तो करी है मेरे लिए अपनी बुक के अंदर, आपकी बुक के अंदर तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। और ये सारी मार्किंग्स जो है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले बहुत काम आएगी। तो हर सम मैं नहीं बोल रही आप खुद प्रैक्टिकली मतलब सॉल्व करो, बट जो सम आपको लगे हार्ड है वो खुद सॉल्व करके जाना। तो उसके अकॉर्डिंगली कंक्लूजन भी आ चुका है कि भाई आपको ये प्रोजेक्ट लेना है एंड ये थियोरेटिकल पार्ट आप पढ़ लेना। देर आफ्टर 25,000 यूनिट्स, यार ये सम मतलब ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट सम लग नहीं रहा है, ये मैं नहीं कराऊंगी। एंड आप खुद भी मतलब ट्राई मत करना, दिमाग का दही होगा, इससे अच्छा अपने कंसेप्ट को मत हिलाओ। एंड ऐसा सम एग्ज़ाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई वुड से। तो आपको यहाँ ना परसेंटेज दिया हुआ है, बेसिकली इसका मतलब क्या है 0.20, 0.1, 0.3, 0.20 एंड 0.20। सेम वे इसका भी यही होगा 0.15, यस। अब ये जो सारी फिगर्स है, ये फिगर्स जो है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे प्रॉफिट के साथ। सेम वे इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ। जो भी आंसर आया इन सब का उसमें से दोनों में कंपेयर करो, सबसे ज़्यादा कौन बेनिफिट दे रहा है, प्रोडक्ट एक्स, एंड हेंस कंपनी शुड चूज प्रोडक्ट एक्स। $27 वुड बी योर होमवर्क। 27 वुड बी योर होमवर्क। करना क्या है, जो डिमांड है उसके अंदर पहले वेरिएबल कॉस्ट प्लस मशीन रेंट दोनों को ऐड कर दो, टोटल कॉस्ट मिलेगी, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे एंड देयर आफ्टर एक्सपेक्टेड कैश कॉस्ट मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड कॉस्ट मिली तो उसमें से अब सारी कॉस्ट को ऐड कर दो एंड दूसरे प्रोजेक्ट की भी मशीन की भी कॉस्ट ऐड करो जहाँ कॉस्ट सबसे कम आएगी। सो कंक्लूजन इसका ये आएगा कि मशीन बी को जो है वो कंपनी को रेंट पे लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ कॉस्ट सबसे कम है, इसकी कॉस्ट सबसे ज़्यादा है। ये थ्योरी आप पढ़ लेना। 28 सम जो है, सम नंबर 28 है तो सेम ही यूनिट सोल्ड है, इसको इसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टोटल मिल जाएगा। सेम वे इस मतलब ये यूनिट सोल्ड को सेकंड प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा। दोनों की प्रोबेबिलिटी आ चुकी है एंड ये आप इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट एंड ये सब थोड़ी थियोरी खुद भी पढ़ना। एंड अब आपको दोनों में से
अब एनालिसिस करना है सिर्फ, तो जिसकी दोनों में सेम ही आ रहा है आंसर तो प्रोबेबिलिटी, बट इसके कुछ इंडिविजुअली कंपैरिजन करके आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना है, तो वो आप खुद करोगे। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस बहुत सिंपल चैप्टर है, तो थोड़ा इंटरप्रिटेशन खुद से भी करना सीखना होगा। Illustration 29. Following table present the proposed cash flows for the project M and N, their associated probabilities, which has a higher preference for acceptance machine project M, project N। या कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटी दिया है। सबसे पहले तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। कैश फ्लो इनटू प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब कैश फ्लो इनटू प्रोफिटेबिलिटी इज एक्सपेक्टेड वैल्यू, दोनों की एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। सॉरी क्या हुआ, तो ऐसे एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी। अब जिसकी सिंस प्रोजेक्ट एम मतलब कि द एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट एम इज ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन एन, सो देयरफॉर मशीन ए हैज़ हायर प्रेफरेंस। मतलब यहाँ आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा मिलने की एक्सपेक्टेशन है, तो फिर जो ज़्यादा पैसा देगा हम उसको पहले प्रेफर करेंगे। देयर आफ्टर इलस्ट्रेशन 30 देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 30 पढ़ते हैं। द कंपनी हैज़ एस्टिमेट द फॉलोइंग डिमांड, द लेवल ऑफ इट्स प्रोडक्ट, सेल्स वॉल्यूम है 10,000, 12,000, 14,000, 16,000 and 18,000 respectively. Now probability दी है 0.1, 0.15, 0.25, 0.30 as well as 0.20. It has assumed that the सेल प्राइस ऑफ 6 पर यूनिट एंड मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये होता है वेरिएबल कॉस्ट जो होगी वो पर यूनिट 3.50 होने वाली है, एंड द फिक्स कॉस्ट आर 34,000. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल ब्रेक इवन इन द पीरियड एंड द कंपनी विल मेक अ प्रॉफिट एटलीस्ट 20,000. प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर कंपनी को ब्रेक इवन पॉइंट मिलने वाला है एंड कौन सी सिचुएशन के अंदर कंपनी एटलीस्ट 10,000 प्रॉफिट मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट अर्न कर पाएगी। तो अब बारी आती है मार्जिनल कॉस्टिंग वाले चैप्टर की। तो देखो अभी आएगा सेकंड सेमेस्टर के अंदर, फिर 6th सेमेस्टर के अंदर बैफ में आपका मार्जिनल कॉस्टिंग करके कॉस्टिंग वाले चैप्टर के अंदर एक चैप्टर मतलब कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर आने वाला है। तो उसका ओवरव्यू तो मैं आपको शॉर्ट में दूंगी। मार्जिनल कॉस्ट, तो देखो ब्रेक इवन सेल्स, यहाँ ब्रेक इवन सेल्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारा एक लेवल है, इसके अंदर आपको यहाँ तक समझ लो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, यहाँ आपकी कंपनी जो है मतलब अगर कंपनी इस फेज़ के अंदर कुछ भी अर्न करती है तो यहाँ कंपनी को लॉस ही होने वाला है। अगर वो इतना ही रिकवर कर पा रही है तो यह कंपनी को लॉस हो रहा है। बट अगर वो ब्रेक इवन पॉइंट जितना कम आ रही है मतलब कंपनी को यहाँ क्या हो रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब ब्रेक इवन पॉइंट के बियॉन्ड कंपनी अगर जा रही है तो इसका मतलब कंपनी का प्रोडक्ट है वो टोटली प्रॉफिटेबल है। मतलब कंपनी का सेल्स अगर ब्रेक इवन पॉइंट बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट जाता है तब उसको हम बोलते हैं एमओएस सेल, मतलब कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जिसको बोलते हैं, मतलब कि ओवर कॉस्ट आपको जो मिलता है प्रॉफिट उसको बोलते हैं कि एमओएस सेल, जिसको हम बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब अगर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या, जहाँ आपको लॉस भी नहीं हो रहा और क्या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, मतलब कि फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कैसे मिलेगा देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। समझो आपका सेल है वो है 50 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट आपकी आई समझो मैंने यहाँ लिखा है 30 रुपीज़। सो यहाँ आपको समझो कंट्रीब्यूशन मिल चुका है 20 रुपीज़, राइट। देयर आफ्टर मेरी फिक्स कॉस्ट आई ₹20, तो मेरा कितना आया प्रॉफिट, कितना आया 0। मतलब कहीं ना कहीं मेरा ये प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर आके प्रॉफिट कर रहा है। मतलब कि यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कि ब्रेक इवन सेल्स जो होगा वो आपको मिल जाएगा, वह चीज़ आपको यहाँ कंट्रीब्यूशन 20,000 का मिल रहा है। और इसी तरीके से ब्रेक इवन सेल्स आपने कैलकुलेट किया। अब ब्रेक इवन समझो आपका एग्जांपल मैं ये फिक्स कॉस्ट जो है
उसकी अमाउंट ही चेंज कर दूँगी। मैं यहाँ अमाउंट ₹10 लिखती हूँ। तो यहाँ आपको 10,000 का बेनिफिट हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे यार पता है? सॉरी, ब्रैकेट में नहीं आएगा ये, लॉस मतलब लॉस थोड़ी जो ब्रैकेट में लिख रही हूँ। यहाँ आपका जो ये है वो आपको एमओएस प्रॉफिट बोलोगे आप, एमओएस सेल का प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल यहाँ मेरी मैं प्रोडक्ट बेच रही हूँ, जहाँ मेरा सेलिंग प्राइस है ₹50, ओवरऑल ₹50 है। एक प्रोडक्ट की मैं इंडिविजुअल प्राइस नहीं, मैं ₹50 ओवरऑल बोल रही हूँ। मतलब मेरी प्रोडक्ट में 10 यूनिट समझो मेरे बिक रहे हैं, कॉस्टिंग सॉरी सेलिंग प्राइस है उसकी ₹5, राइट। तो मतलब कंट्रीब्यूशन कितना होगा यहाँ, 20 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10 यूनिट्स, मतलब कि ₹2 मेरा पर यूनिट मेरा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मतलब ₹2 मेरा क्या है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन है ₹2। तो मतलब कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट मिल रहा है कितना, पर प्रोडक्ट प्रॉफिट की जो फिगर है उसको डिवाइडेड बाई करो 10 यूनिट्स, तो मुझे ₹1 का पर यूनिट प्रॉफिट हो रहा है। इसको ही तो हम बोलते हैं कि भाई मतलब ये ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर का प्रॉफिट। सो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वैसा पॉइंट जहाँ आपको ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, जहाँ आपकी फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू योर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो पहले वाले एग्जाम्पल के ऊपर ही वापस जाते हैं, फिर से एक बार ब्रेक इवन से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी ₹20 ही रहे, आपका ज़ीरो प्रॉफिट आए तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा आपको। तो फिक्स कॉस्ट वेर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, जैसे कि आपने देखा है 20 इज इक्वल टू 20। तो इतना ध्यान में रखो। एंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला ये होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है, बट ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन बोलता है आपको रुपीज़ में निकालना है, इन रुपीज़, तब क्या करोगे, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का भी फॉर्मूला तो पता आपको होगा नहीं शायद से, मतलब आपको आपने ये कंसेप्ट ही नहीं पढ़ा है कभी आज तक इतना। तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। इतना याद रखो, और कुछ इसमें याद रखने जैसा नहीं है। ये फॉर्मेटिंग, ये वाली सेल माइनस वर्किंग सॉरी वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, एंड यहाँ आ जाएगा हमारा लास्ट फाइनल प्रॉफिट, राइट। सो इस वे के अंदर ये सारा मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट है। एंड लिखोगे आप पूरा का पूरा अपनी बुक के अंदर अच्छे वे में, ताकि कोई नया कंसेप्ट ना लगे। मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कंसेप्ट मैंने लिखा दिया है। आप अपनी बुक के अंदर एक अलग से पेज लगा के ये इतना सारा लिख दो कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। एंड एमओएस सेल जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, देखो सेल्स का भी मैं आपको एक फॉर्मूला लिखाती हूँ, यहाँ लिख देते हैं वो। टोटल सेल्स इज इक्वल टू बीईपी सेल्स प्लस एमओएस सेल। एमओएस सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स जो कि आप ओवर आपकी फिक्स कॉस्ट के ऊपर कंट्रीब्यूशन जो कि फिक्स कॉस्ट को कवर करके एक्स्ट्रा बच रहा है, उसको हम बोलते हैं एमओएस सेल। सो इसी के साथ यहाँ ये फॉर्मूलाज जितने चाहिए रिक्वायर्ड थे उतने कर लिए। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 30 हमने पढ़ा है, तो अब सोल्यूशन की ओर आ जाते हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सेल्स दिया हुआ, प्रोबेबिलिटी दी है, एंड आपको क्या करना है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट तक, ब्रेक इवन पॉइंट पे कितने यूनिट्स आप बेचोगे वो आपको क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट करो। एंड इसके अकॉर्डिंगली फिर अगर आपको 10,000 का डिजायर्ड प्रॉफिट चाहिए तो क्या किस तरीके से पॉलिसी फॉर्मुलेट करोगे वो को बताना है। सोल्यूशन के अंदर बोला है ब्रेक इवन टू ब्रेक इवन point company must earn through total contribution to cover its fixed cost. The the contribution to fixed cost and to profit is rupees 2.5 per unit. कैसे निकाला contribution? Sales minus variable cost करोगे, selling price is 6 and marginal cost is 3.5, लेस करो इसमें से तो 2.50 मिल जाएगा। thereafter कंट्रीब्यूशन तो मिल चुका है, एंड यहाँ मैंने आपको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला दिया। अगर आपको यूनिट्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब कि फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन खुद बोल रहा है 34,000 है, डिवाइड करोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से तो आपको ब्रेक इवन यूनिट्स मिल जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्स विल इक्वल टू और एक्सीड 13,600 यूनिट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द unit is the probability that the sales will be 14,000, 16,000 and 18,000। मतलब आपको बोल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर की जो यूनिट्स होगी वही आपको मतलब प्रॉफिटेबल रहने वाली है, तो आपको इतना एस्टिमेशन करना चाहिए। टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 10,000 द कंपनी मस्ट अर्न इनफ कंट्रीब्यूशन टू कवर इट्स फिक्स कॉस्ट विच इज 34,000। मतलब आपको 10,000 प्रॉफिट अर्न करना तो आपको फिक्स कॉस्ट भी तो कवर करनी पड़ेगी एक्चुअली। मतलब कहीं ना कहीं आपकी देखो कंट्रीब्यूशन आपको क्या प्रॉफिट 10,000 चाहिए होगा एंड आपकी फिक्स कॉस्ट तो कितनी है 34,000, क्वेश्चन खुद बोल रहा है आपको प्रॉफिट चाहिए कितना है 10,000। यही सारी चीज़ें मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट करती हूँ। मतलब आपको यहाँ फिक्स कॉस्ट बोला है 34,000, क्वेश्चन खुद बोल रहा है 34,000 की फिक्स कॉस्ट आपके पास है एंड आपको प्रॉफिट कितना चाहिए 10,000, डिजायर्ड प्रॉफिट इतना है। मतलब कहीं ना कहीं रिवर्स कैलकुलेशन में जाए हम तो जैसे कि आपने कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट में देखा होगा रिवर्स कैलकुलेशन करते समय नेगेटिव फिगर पॉजिटिव बन जाती है। तो 10,000 प्लस 34,000 तो 44,000 आया होगा कंट्रीब्यूशन, तभी तो मुझे प्रॉफिट मिलने वाला है 10,000। तो यही कैलकुलेशन यहाँ किया है कि यहाँ आपका कंट्रीब्यूशन 44,000 होगा एंड डिवाइडेड बाय करो आप मतलब जो भी टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आपको 17,600 यूनिट्स मिल जाएगा। सो द प्रोबेबिलिटी दैट द सेल्स विल इक्वल टू और एक्सीड 13,600 इज ओनली ऑफ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 18,000 यूनिट प्रोड्यूस कर तभी होगी विच इज़ 20%। सो या thereafter ये ख़त्म होगा 31 सम कैसा है वो देख लेते हैं। So a company has its estimated unit variable cost of a product to be ₹10 and selling price इसकी 15 रुपीज़ है। तो यहाँ से आपको इंडिकेशन मिल रहा है कि 15 रुपीज़ मेरी सेलिंग प्राइस में वेरिएबल कॉस्ट लेस करूँगा तो मुझे कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ₹5। यहाँ लिख देती हूँ ₹5 मुझे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल रहा है। तो बजटेड सेल्स इज 20,000, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं बजट आपने किया है कि भाई मुझे इतना सेल्स तो करना है एंड एस्टिमेटेड फिक्स कॉस्ट आर एज फॉलो, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी साथ में दी गई है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपनी विल इक्वल और एक्सीड द टोटल टारगेट प्रॉफिट ऑफ 25,000 पर ईयर, 25,000 फॉर ईयर। मतलब कंपनी को क्या है, या तो वो 25,000 प्रॉफिट तो उसे अर्न करना ही है, 25,000 प्रॉफिट तो अर्न करना है, उसके साथ उससे ज़्यादा होगा तो चलेगा बट 25,000 यूनिट से कम नहीं होना चाहिए। सो 25,000 का टारगेट प्रॉफिट करके हम देखते हैं। तो अगर हमें 25,000 का प्रॉफिट चाहिए, 25,000 का प्रॉफिट तो हमें चाहिए ही चाहिए, हमारा कंट्रीब्यूशन हमें पहले ढूंढना होगा। यहाँ फिक्स कॉस्ट जो हमारी है वो हमें पता नहीं है, फिक्स कॉस्ट इसके ऊपर आ जाएगा हमारा कॉन्ट्री, वेरिएबल सबसे आएगा ऊपर सेल्स। तो देखो सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी 15। सो सेलिंग प्राइस 15, वेरिएबल कॉस्ट ₹10, तो कंट्रीब्यूशन मुझे 5 पर यूनिट मिल रहा है इंटू कितने यूनिट्स है हमारे टारगेट है, बजटेड सेल्स है 20,000 यूनिट्स। तो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन आपको है ना 1 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है, 1 लाख रुपीज़ कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। उसमें से आपको प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट आपको टारगेट करना है 25,000, मतलब आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो 75,000
से कम होगी तो चलेगा, 75,000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। मतलब ये 2 प्रोजेक्ट तो आपको मना कर ही देने, क्योंकि यहाँ आपकी फिक्स कॉस्ट 75,000 से ऊपर जा रही है। मतलब ये 3 ऑप्शंस है, तो यहाँ आपके प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 25,000 से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिले। सो यही कंक्लूजन यहाँ दिया है कि फिक्स कॉस्ट विल बी 75,000 और लेस, बिकॉज अगर वो 75,000 से बढ़ती है तो फिर क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन भी कम, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो 1 लाख मिला है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप फिक्स कॉस्ट लेस करोगे तो आपको 25,000 का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसकी वजह से 75,000 से लेस होनी चाहिए। तो ये सारी कॉस्ट है, इनको आप अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो आपको यहाँ एक प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी 70% की। कैसे क्या, जैसे कि यहाँ इन्होंने खुद ने किया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट जिसके अंदर फिक्स कॉस्ट 50,000, 60,000, 70, इन सबकी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दो तो 70% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि आपको इतना डिज़ायर्ड 25,000 का प्रॉफिट या उससे ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 32 हम नेक्स्ट सेशन के अंदर देखेंगे। आज का बस इतना ही है। एंड जो भी अभी मैंने होमवर्क दिया अभी के अभी करोगे, सारे के सारे सम एक बार और ट्राई कर लो। प्रोबेबिलिटी एनालिसिस चैप्टर थोड़ा सा नया हो सकता है, क्योंकि अगर आपने मैथ्स लिया होगा 11th-12th के अंदर, तो वहाँ की जो प्रोबेबिलिटी की प्रॉब्लम्स जो थी, मतलब वहाँ के जो सम्स थे उसके अकॉर्डिंगली ये उसके थोड़ा सा रिलेवेंट है, बट ये बहुत ईजी है। वहाँ तो बहुत सारे बड़े बड़े कैलकुलेशन थे। सो मतलब हम लोग कैसे करते थे, P ऑफ A प्लस P ऑफ B ऐसा करके हम प्रोबेबिलिटी निकालते थे इज इक्वल टू 1। तो ऐसा इसमें भी ऐसा ही है सेम, बट यस प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको करना ही है। एंड कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे प्लीज़ बताना, मैं आपको 100% आंसर करने की कोशिश करूँगी। एंड या विद दिस अब मैं सेशन वाइंड अप कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट सेशन से 32 से हम सम 32 से चालू करने वाले हैं। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड कुछ भी कॉम्प्लीमेंट है वो आप मुझे बता सकते हो।